आप मंत्रा और एक शानदार शुरुआत के बाद बाजार पर ऊपरी स्तरों से दबाव बनता हुआ दिख रहा है। हालांकि अभी भी निफ्टी हरे निशान में कारोबार कर रहा है, लेकिन लेवल्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट दिन के निचले स्तरों के नजदीक अभी आ चुका है। सिर्फ 72 अंकों की मजबूती है, 15,000 के ऊपर टिकने की कोशिश कर रहा है। तो ये तो इंडेक्स का हाल हुआ, लेकिन अब तक के सेशन की की हाईलाइट्स क्या है वो आपको बता देते हैं। 15,000 के आसपास निफ्टी कारोबार कर रहा है, लेकिन अगर आप सेक्टर्स देखेंगे, पॉकेट्स देखेंगे तो ज्यादा सेक्टर्स दबाव के साथ ही आज के सेशन में ट्रेड हो रहे हैं। मेटल, तेल, गैस, पावर स्टॉक्स में सबसे ज्यादा दबाव आज के सत्र में हम देख रहे हैं। हालांकि एनबीएफसीज, स्पेशली मिड कैप कैटेगरी की और साथ ही जो दिग्गज प्राइवेट बैंक्स हैं, वहां पर तेजी का मूड बना हुआ है आज के सेशन में। मिड कैप इंडेक्स जहां पर लगातार नए रिकॉर्ड बन रहे थे, वहां पर मुनाफा वसूली हावी हुई है। इंडेक्स अब दिन के निचले स्तरों पर ट्रेड कर रहा है, लाल निशान में स्लिप हो चुका है मिड कैप इंडेक्स। लेकिन चुनिंदा मिड कैप फार्मा और जो लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स है वहां पर मोमेंटम पॉजिटिव बना हुआ है आज के सेशन में। तो बहुत ही सिलेक्टिव बाइंग आज के सेशन में देखने को मिल रही है। अदरवाइज थोड़ी सुस्ती भरा ही सेशन स्पेशली कुछ की पॉकेट्स में देखने को मिल रहा है। लेकिन आज के जानकार प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा हमारे साथ हैं। गाबा साहब नमस्कार। पहले तो क्विकली इंडेक्स पर ही आप एक कमेंट्स चाहिए। 15,000 को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, हालांकि ऊपरी स्तरों से स्लिप हुआ है। क्या करना है इन लेवल से निफ्टी पर? कुछ नहीं करना चाहिए, सिंपल, क्योंकि 15,000 को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है जो जहां पर खुला था उसके बाद थोड़ी वीकनेस नजर आती है, तो खरीदना तो नहीं चाहिए। क्या इस जगह पर बेचे, वो बेचने की जगह निकल गई, वो 15,100 के आसपास थी। 15,050 के ऊपर मैंने भी कल कहा था कि उसके ऊपर मिलता है तो ठीक है। अब वो ब्रीच हो चुका, वो एक्चुअली सही जगह थी 15,050 ब्रीच करने की। अब शायद लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं 14,950, तो मेरे ख्याल से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। शायद शाम को शायद एक ट्रेड लगे गैप अप ओपन के लिए, गैप डाउन ओपन के लिए, वो बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल अवॉइड करना चाहिए और स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक होना है, इंडेक्स पर ट्रेड अवॉइड कर रहा है, तो स्टॉक्स ही पूछ लेते हैं। गाबा साहब पिक्स बताइए अपनी। मुझे दो स्टॉक अच्छे लगते हैं। एक तो है M&M फाइनेंशियल, यहाँ पर एक तेजी नजर आती है। टारगेट ऑन द अपसाइड करीब 220 के होंगे, स्टॉप होगा 207 का, और ये मेरे ख्याल से इसके हिसाब से चलना चाहिए। दूसरा स्टॉक जो अच्छा लगता है वो है चोला फाइनेंस, यहाँ पर भी इसी से क्षेत्र से है। इसका जो टारगेट ऑन द अपसाइड करीब 560 का है, स्टॉप होगा 535, चोला फाइनेंस। तो चोला फाइनेंस और M&M फाइनेंशियल यहाँ पर बाय करने की स्ट्रैटेजी है, और आज हमने सिलेक्टिव एनबीएफसीज में मोमेंटम खरीदारी का देखा भी है बनते हुए। लेकिन हमारे साथ अब आईएफएल के डायरेक्टर संजीव भसीन मौजूद है। हर रोज वो दमदार रिकमेंडेशंस अपनी बताते हैं, तो उनके पिक्स भी पूछ लेते हैं। भसीन साहब नमस्कार। मार्केट तो थोड़ा सा वॉलेटाइल ही है कल की तरह, लेकिन हाँ अभी भी इंडेक्स 15,000 के ऊपर है। ऐसे में स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच आपकी क्या होगी? इस मार्केट में बाय करके चलेंगे या कोई और सजेशन है? हाँ, गुड आफ्टरनून दीपाली। तो जैसे आपको कहा था 15 मार्च के बाद मार्केट फिर वापस अपनी ऊंचे की उड़ान शुरू करेगा। 15,400-500 डेफिनेटली आएगा सेकेंड हाफ ऑफ मार्च। और तीन चीजें लेके चलो, बॉन्ड यील्ड्स आर गेटिंग प्राइस्ड इन, क्रूड की जो स्पाइक थी दैट इज आल्सो प्राइस्ड इन, इट इज मोर टू डू विद द अटैक ऑन द सऊदी एंड सो ऑन। और थर्डली जो आपका स्टिमुलस पैकेज है दैट इज बीइंग क्लियर्ड इन द यूएस। आपने कल डाउ में देखा कितनी बड़ी रैली है। तो आई थिंक द ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स, डाउ बाय द वे हिट अ न्यू हाई, और मुझे लगता है दैट न्यू हाई इज नॉट देयर फॉर जस्ट वन डे। तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ वापस, आई एम वेरी श्योर आफ्टर 230 अगेन यू विल सी सम वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग, और इस कारण से स्टॉक स्पेसिफिक होना नेसेसरी है। बट अंडरटोन का यूज करिए खरीदने के लिए। दिग्गज नाम आपको अच्छे मिल रहे हैं, वहां पे अपना पोर्टफोलियो बनाइए। आपको कह रहा हूं 3 दिन और हैं, 15 मार्च के बाद मार्केट वापस 15,400-500, और कुछ स्टॉक्स में सेक्टर्स में आउट परफॉर्मेंस आएगी। आप कहें तो मैं 2 कॉल्स दूं, दोनों बाय साइड पे हैं और दिग्गज नाम है। ठीक है, तो बताइए कौन से हैं दोनों दिग्गज स्टॉक्स जहां पर आपकी बाय स्ट्रैटेजी है? तो दिवाली पहला होएगा सबसे लार्ज मॉर्गेज कंपनी में HDFC। रेट हार्डनिंग का मतलब उनके जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो बढ़ने हैं। इससे अच्छा टाइम नहीं है लेने का। 2555-65 में लीजिए, और 2505 का स्टॉप लॉस, 27.25 से 27.5 का टारगेट। दूसरा बात होएगा जो मुझे लगता है लोगों को थोड़ा सा ये आया कि प्रोहिबिशन और एक्साइज बढ़ी है, बट इट इज वेरी मार्जिनल टिंकरिंग ऑफ मैकडॉवेल। उसका मेजर बिजनेस जो कर्नाटका और महाराष्ट्र में है वहां कोई बदलाव नहीं आया। आई थिंक दिस best time to buy the largest brand of liquor in the country. As a disclosure, Dipali, I am a teetotaler, but I am very very invested in McDowell. 556-57 में लीजिए, 546 का स्टॉप लॉस है, 585 का टारगेट।
ठीक है, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स में खरीदारी करने की सलाह है और एचडीएफसी लिमिटेड दोनों में ही बाय स्ट्रैटेजी है। टारगेट यूनाइटेड स्पिरिट्स के आपकी स्क्रीन पर है, 585 के लक्ष्य के लिए खरीदारी का सजेशन है इस स्टॉक में, और एचडीएफसी लिमिटेड में भी 2725 के टारगेट्स के लिए बाय कीजिए। शुक्रिया भसीन साहब ये कॉल्स बताने के लिए हमारे व्यूअर्स को। लेकिन आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे मिड कैप्स की कि मिड कैप्स में कहां एक्शन आज के सेशन में है। हालांकि इंडेक्स में तो हमने मुनाफ वसूली का दबाव हावी होते हुए देखा है, लेकिन पॉकेट्स जहां पर मुनाफ वसूली है या फिर बाइंग है वो देख लेते हैं। और शुरुआत करते हैं उन स्टॉक्स के साथ मिड कैप्स के जहां पर बाइंग है। एनबीएफसीज में जैसे हमने मेंशन किया कि बाइंग देखने को मिली है। एमएनएम फाइनेंशियल, चोला की बात गाबा साहब ने भी की, यहां पर स्ट्रेंथ है। इसके अलावा बैंगमा फिनकॉर्प, कैनफिन होम्स में भी 2% से लेकर 3% तक की तेजी आज के सत्र में बनी हुई है। इसके अलावा एनबीएफसी से आगे जाएंगे आप तो चुनिंदा फार्मा स्टॉक्स है मिड कैप कैटेगरी के जहां पर बाइंग है। लिंकन फार्मा, इंडोको रेमेडीज, मार्क्सन्स फार्मा, वॉकहार्ड यहां पर 1% से लेकर 6% तक की तेजी आज के सेशन में है। इसके अलावा मोर और लेस मिड कैप्स में आज मुनाफ वसूली ही देखने को मिली है। पावर स्टॉक्स देखेंगे वहां पर वीकनेस है। अदानी ट्रांसमिशन, टाटा पावर, एबीबी इंडिया, अदानी ग्रीन यहां पर 2% से लेकर 4% की वीकनेस आज के सत्र में बनी हुई है। इसके अलावा मेटल्स में मुनाफ वसूली है। सेल, नाल्को, एनएमडीसी, हिंदुस्तान जिंक ये भी 2% से लेकर 4% तक की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। रियल्टी स्टॉक्स जहां पर हमने बाइंग देखी थी यहां भी प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई है। आईबी रियल, शोभा, प्रेस्टीज एस्टेट, गोदरेज प्रॉपर्टीज 2% से लेकर 5% की वीकनेस देखने को मिल रही है। कुछ और लूजर्स देखेंगे मिड कैप कैटेगरी के तो बैंक ऑफ इंडिया, कमंस, कॉनकॉर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी यहां भी सॉफ्टनेस आज के सेशन में बनी हुई है। तो ये है मिड कैप का हाल आपकी स्क्रीन पर। तो ये यहां पर रुझान देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच एक खबर आ रही है उसकी ओर रुख कर लेते हैं और DICGC एक्ट में संशोधन हो सकता है, यानी बैंक डूबने की सूरत में जमाकर्ता जो हैं वो अपनी जमा रकम के लिए लंबा इंतजार नहीं उनको करना होगा। CNBC आवाज को जो एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके मुताबिक सरकार इसके लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस एक्ट में बदलाव करने की तैयारी में है। लक्ष्मण रॉय हमारे साथ मौजूद है पूरी डिटेल्स के साथ। आम कंज्यूमर्स के हिसाब से तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये लक्ष्मण, लेकिन क्या डिटेल्स हैं एग्जैक्टली? देखिए, दरअसल जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक जब भी कोई बैंक डूबने के कगार पर होता है और रिजर्व बैंक की तरफ से फैसला आता है कि उस बैंक को बंद कर दिया जाए, तो उस बैंक में जो भी डिपॉजिटर हैं यानी जिन जमाकर्ताओं के पैसे वहां जमा हैं उनको लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ऐसा आदेश आने के साथ ही तुरंत ही उनको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, उनकी जमा रकम का एक तय हिस्सा मिलना शुरू हो जाएगा। और इसके लिए सरकार DCGCI एक्ट जो आपने कहा उस डिपॉजिट इंश्योरेंस एक्ट में सरकार सेक्शन 16 में बदलाव करने जा रही है। दरअसल अभी प्रावधान यह है कि अगर कोई बैंक डूबता है तो उसको पहले लिक्विडेशन में जाना पड़ेगा, लिक्विडेटर नियुक्त होगा, फिर उस प्रक्रिया के तहत जाएगा, फिर एक लिस्ट सौंपी जाएगी, उसके बाद जो इंश्योरेंस है DCGCI वो जमाकर्ताओं को पैसा देगी, 5 लाख रुपए तक देगी। लेकिन तब तक छोटे जमाकर्ताओं को काफी ज्यादा दिक्कत होने लग जाती है। तो अब सरकार यह प्रावधान करने जा रही है कि बैंक डूबने की सूरत में तत्काल आप जमाकर्ताओं को राहत दीजिए और एक तय रकम उसको दे दीजिए। वो रकम का हिस्सा क्या होना चाहिए और समय सीमा क्या होनी चाहिए वो कानून में बदलाव करने के बाद रिजर्व बैंक इसकी गाइडलाइन जारी करेगा और कानून में बदलाव का मसौदा तैयार कर लिया गया है और जल्द ही इसे कैबिनेट से मंजूरी मिलने की संभावना है। जी, तो कैबिनेट से जल्द इसको अप्रूवल मिल सकता है और जमाकर्ताओं को 5 लाख तक की रकम निकासी का इसमें प्रस्ताव होगा। तो इनफैक्ट अगर एक आम कंज्यूमर के हिसाब से देखें तो काफी दिक्कतें उनको इस स्थिति में फेस करनी पड़ती थी, लेकिन इसको सॉर्ट आउट करने के लिए एक अच्छा डेवलपमेंट ये हो सकता है, यानी बैंक के लिक्विडेटर की नियुक्ति का प्रस्ताव है। ये एक्सक्लूसिव सोर्सेस के थ्रू CNBC आवाज को इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। शुक्रिया लक्ष्मण ये डिटेल्स बताने के लिए और ये एक्सक्लूसिव खबर पहुंचाने के लिए। तो इस पर जैसे भी आगे और डेवलपमेंट्स होंगे आपके सामने लेकर आएंगे, लेकिन हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो है और स्पेशली जो छोटे जमाकर्ता होते हैं उनके लिए ये बड़ी राहत की खबर होगी, उनके लिए बड़ी राहत की तैयारी सरकार की ओर से है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे पेट्रोल डीजल की। और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच सरकार ने खाड़ी देशों की बजाय दूसरे सस्ते क्रूड के इंपोर्ट की तैयारी शुरू कर दी है, जिससे अप्रैल से कुछ राहत मिल सकती है। इनफैक्ट इस पर और डिटेल्स भी ले लेते हैं और हमारे साथ प्रकाश प्रियदर्शी मौजूद भी हैं। प्रकाश बताइए, सस्ते क्रूड इंपोर्ट के लिए क्या एग्जैक्टली प्लान है सरकार का? देखिए, क्रूड की बढ़ती कीमतों के बीच कंज्यूमर को कैसे राहत दी जाए उसको देखते हुए सरकार ने अपने क्रूड इंपोर्ट को डाइवर्सिफाई करने की जो तैयारी है
उसकी शुरुआत कर दी है। काफी अग्रेसिव तरीके से नए मार्केट तलाशे जा रहे हैं और उनके साथ नेगोशिएशन की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू कर दी गई है। पेट्रोलियम मंत्रालय से जुड़े जो हमारे सोर्स हैं वो बता रहे हैं कि गुयाना, मैक्सिको जैसे देशों के साथ जो है चर्चा शुरू कर दी गई है। मैक्सिको के साथ डोमेस्टिक कंपनियां जो है कुछ क्रूड इंपोर्ट कर रही हैं पहले से, लेकिन वो काफी सीमित मात्रा में है। लेकिन अब शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो शर्तें हैं उस पर बातचीत जो है वो शुरू कर दी गई है। इसके अलावा पेट्रोलियम मंत्रालय को ऐसा लगता है कि फिर भी सप्लाई की जहां तक बात है उसमें कुछ राहत मिलने में कम से कम अप्रैल के बाद तक का इंतजार करना पड़ेगा और फिलहाल राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। इस बात की भी उम्मीद जताई जा रही है कि ईरान से जो क्रूड सप्लाई है वो भी शुरू हो सकती है, क्योंकि जो नया अमेरिकी प्रशासन है वो कम से कम जो मौजूदा प्रोडक्शन है ईरान का उस पर से प्रतिबंध हटा सकता है। भले नए प्रोडक्शन है उस पर प्रतिबंध बना रहे, और लेकिन इसमें भी कम से कम 6 महीने का वक्त लग सकता है, ये असेसमेंट पेट्रोलियम मंत्रालय ने किया है। लेकिन इन सब के बीच में कंज्यूमर को राहत कैसे मिले पेट्रोल डीजल की ऊंची कीमतों से, उसको देखते हुए वित्त मंत्रालय से और साथ ही साथ प्रधानमंत्री कार्यालय से ये अपील की, ये मांग की गई है कि जल्दी टैक्सेस में कटौती की जाए और राज्यों पर इस बात के दबाव बनाया जाए कि वैट में वो भी कटौती करे और कंज्यूमर को जो है वो राहत दी जाए। जी, शुक्रिया प्रकाश, डिटेल्स बताने के लिए। एक बार ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के स्टॉक्स पर व्यू भी ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने काफी न्यूज फ्लो के चलते एक थोड़ा प्रेशर बिल्डअप होते हुए देखा है। एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी तीनों पर क्या व्यू है आपका गाबा साहब? मुनाफ वसूली तो हावी हुई है, क्या ये और एक्सटेंड हो सकती है, क्योंकि दिन के निचले स्तरों पर सभी शेयर्स ये ट्रेड कर रहे हैं? गाबा साहब से बातचीत नहीं हो पा रही है, उनसे इनफैक्ट व्यू लेंगे, लेकिन अगर तमाम ओएमसीज आप देखेंगे तो इस समय डे लो पर ही कारोबार कर रहे हैं। एचपीसीएल आपकी स्क्रीन पर है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे, चलिए यहाँ पर लौटेंगे तो कुछ और स्टॉक्स पर बातचीत करेंगे। आप देखते रहिए मिड कैप मंत्रा। दिख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, प्रकाश गाबा हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक में जाने से पहले हम बात करें तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के स्टॉक्स की, जहां पर प्रेशर आज देखने को मिल रहा है। गाबा साहब का व्यू ले लेते हैं। गाबा साहब, क्या सजेशन रहेगा बीपीसीएल, एचपीसीएल पर? दिन के निचले स्तरों पर दोनों स्टॉक्स ट्रेड हो रहे हैं, पॉसिबिलिटी है यहां से नीचे और स्लिप होने की, या कोई अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं? डाउन साइड लगता है बीपीसीएल, क्योंकि जो ब्रेकअप लगता है कि और दो है शॉर्ट कह सकते हैं, क्लियर कट 420 का ये जोन है बीपीसीएल में, यहाँ पर वो साइड होने की संभावना है। रही बात एचपीसीएल में, वेल यहाँ पर भी एचपीसीएल में भी जो ब्रेकडाउन हुआ है उसके हिसाब से लगता है 230 एक पॉसिबिलिटी है एचपीसीएल में। ठीक है, तो इन स्तरों से भी नीचे जाने की पॉसिबिलिटी है एचपीसीएल, बीपीसीएल दोनों की ही। और अब देखिए दिन के निचले स्तरों के आसपास ही इस वक्त ये कारोबार कर भी रहे हैं। 7 रुपए की कमजोरी है एचपीसीएल में, अब 3% नीचे आ चुका है, और बीपीसीएल तो वीक बना हुआ है ही। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे खिलाड़ी नंबर 1 की अपडेट की। इस हफ्ते क्वांटिफाई कैपिटल के सौरभ सिसोदिया, लर्न मार्केट्स ऑनलाइन.com के मनीष शर्मा, इक्विटी 99 के राहुल शर्मा मुकाबला कर रहे हैं। और अब तक का अपडेट आपको बता देते हैं। राहुल शर्मा के पोर्टफोलियो में डीसीडब्ल्यू शामिल था और डीसीडब्ल्यू में उन्होंने प्रॉफिट्स बुक किए हैं 36 रुपए के। हालांकि इनके टारगेट्स थे, लेकिन इन्होंने 32 रुपए 45 पैसे पर ये पोजीशन एग्जिट की है। जो एडिशन किया है राहुल शर्मा ने अपने पोर्टफोलियो में वो है एलजी बालाकृष्णन। 331.32 पर ये ट्रेड हो रहा है। 370 के टारगेट्स के लिए इनकी ओर से खरीदारी का सजेशन है। स्टॉप लॉस आपको 320 के लेवल्स पर मेंटेन करना होगा। तो एलजी बालाकृष्णन ये एक स्टॉक है इनकी ओर से। लेकिन अब तक की परफॉर्मेंस देखते हैं। अब तक हमने देखा था कि राहुल लीड कर रहे थे, वही रुझान बना हुआ है। राहुल के जो रिटर्न्स हैं वो और बेहतर हुए हैं। 28% से ज्यादा का रिटर्न्स उनका पोर्टफोलियो डिलीवर कर रहा है। सौरभ सिसोदिया पॉजिटिव रिटर्न्स के साथ दूसरे पायदान पर है, लेकिन सिर्फ 2% का रिटर्न। और मनीष शर्मा का जो पोर्टफोलियो नेगेटिव रिटर्न दे रहा था वो परफॉर्मेंस और नेगेटिव हुई है और अब 4.5% के नेगेटिव रिटर्न उनकी ओर से आ रहे हैं। लेकिन लीड करते हुए राहुल शर्मा 28.5% के रिटर्न के साथ। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस राहुल की ओर से। तो ये है खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट अब तक का, जहां पर राहुल लीड कर रहे हैं। लेकिन गाबा साहब, एक व्यू आपका प्राइवेट बैंक्स पर भी चाहिए, क्योंकि मार्केट ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ है, लेकिन दिग्गज प्राइवेट बैंक्स अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी का इनफैक्ट आपने जिक्र किया भी था, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, यहाँ पर अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है। कोई स्टॉक ऐसा लग रहा है जो कि लेना चाहिए, या फिर मार्केट के मूड को देखते हुए अवॉइड करेंगे कोई ट्रेड दिग्गज बैंकों में? देखिए एचडीएफसी की बात करें स्पेसिफिकली, तो जो अपमूव नजर आता है वो फेक अपमूव, क्योंकि लगता है ये शॉर्ट स्क्वीज जो थे वो शॉर्ट कवरिंग हो रहे हैं।
तो HDFC में तो नहीं बनता। हाँ, कोटक महिंद्रा बैंक में एक अच्छी तेजी है वो तो, लेकिन उसके आगे 2000 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर भी अप मूव रहेगा तो लिमिटेशन रहेगा 2000 का, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर अवॉइड करने तो अच्छा रहेगा। तो अवॉइड ही करना चाहिए ट्रेड। कोटक महिंद्रा बैंक हालांकि बेहतर दिख रहा है। गाबा साहब की ओर से शुक्रिया गाबा साहब शो का हिस्सा बनने के लिए और सभी स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। तो इसी के साथ मिड कैप मंत्रा में इतना ही, लेकिन ब्रेक के उस पार आप देख सकते हैं न्यूयॉर्क कंपनी सुमित मेहरोत्रा के साथ, और न्यूयॉर्क कंपनी में हम बात करेंगे लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के CMD रवि गोयनका से एक छोटे से ब्रेक के बाद।